जय श्री राम बच्चों। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें स्पीड के बारे में बताया था, फॉर्मूले लिखवाए थे और न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे। न्यूमेरिकल्स अभी और भी बहुत सारे हैं जो अभी हमें करने हैं इस चैप्टर में। तो आज हम लोग थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आज हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाए ताकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग अगली क्लास में कर सकें। समझ गए? तो थ्योरी को ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में काम आएगी। और जब हमें क्वेश्चन दिया रहता है न्यूमेरिकल में तो उससे गिवन डाटा तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें उस क्वेश्चन को समझना भी तो है कि क्या दिया हुआ है, कौन किधर जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, यूनिट क्या है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख के समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते रहना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेलोसिटी। कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? स्पीड प्लस डायरेक्शन। एक बच्चा कह रहा है स्पीड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दो वेलोसिटी बन जाएगा। सही है। और स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो। हाँ या ना? स्पीड और वेलोसिटी में ये फर्क है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object is called velocity। अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं पता रेट ऑफ चेंज, तो आज ये बात दिमाग में फिट कर लो कि जिस भी चीज के साथ रेट ऑफ चेंज लग गया ना, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी बोल दो x। समझ में आ रहा है? जब भी कभी तुम्हें ये वर्ड दिख जाए ना रेट ऑफ चेंज, तो समझ जाना कि हम उसको टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि इस x में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि इसका क्या हो गया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। समझ में आ गया? डेल्टा x मतलब x में कितना चेंज आया, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको छोड़ दो। अभी इधर देखो, कभी भी तुम्हें रेट ऑफ चेंज वर्ड दिख जाए ना फिजिक्स में, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि जिस भी चीज का रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे किसके रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x की बात हो रही है, मतलब x में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वक्त के साथ इस x में कितना चेंज आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो रेट ऑफ चेंज अगर कभी कहीं दिखेगा तो डरोगे तो नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी के बारे में। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी पोजीशन में ही चेंज आना ही तो वेलोसिटी है। मोशन है, मोशन को ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, या तो स्पीड के द्वारा या वेलोसिटी के द्वारा। तो यहां पर हमने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये डेफिनेशन रट लो, ये डेफिनेशन अपने दिमाग में फिट कर लो, कोई दिक्कत? लेकिन अगर तुम्हें वही पुरानी डेफिनेशन चाहिए तो तुम वो भी लिख सकते हो, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by an object per unit time। ये भी सही है, ये भी गलत का है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को ही तो बोलते हैं वेलोसिटी। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a given direction। अब बताओ क्या ये गलत है? ये भी सही है। देखो, जिसको स्पीड के बारे में पता है ना, उसको वेलोसिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बस फॉर्मूले में क्या फर्क आ जाता है बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन में ही तो चेंज हो रहा है, तो हम उसको किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, इसीलिए मैंने बोल दिया था रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों? इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेंटीमीटर पर सेकंड में कोई नापता है नहीं, तो जनरली इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। हम जनरली इसको किस में नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में। बच्चों इसकी डायमेंशन भी बता दो, डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 1 m0lt माइनस 1 या फिर सिर्फ lt माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों वेलोसिटी it is a vector quantity as it has both magnitude and direction। कोई ऐसा पॉइंट जो बच गया हो वेलोसिटी के बारे में जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकती है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है और पता नहीं कहां घूम के वापस यहीं पे आ जाता है, यानी यहां से चला और वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम थोड़ी ना जीरो हो जाएगा, टाइम कुछ तो लगा होगा आपको इतना सब जाने में, टाइम जीरो नहीं है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो according to the displacement। इसका मतलब समझ गए ना? देखो भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मतलब आप राइट साइड में जा रहे हो, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो पक्का आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। कोई बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? इतना कॉपी में कर लोगे, ये सारे पॉइंट्स कॉपी में वेलोसिटी के बारे में लिख लेना। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो जिस तरह से हमने स्पीड के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था ना, ठीक वैसे ही यहां पर भी वो सारे टर्म्स हमको पढ़ने हैं। तो अब हम वेलोसिटी के बाद पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बच्चों, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चले जा रहा है, यानी ना उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, यानी कि when an object covers equal displacement in equal interval of time, then the object is said to be in uniform velocity। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये यहां से लेकर कोई ऑब्जेक्ट यहां तक गया, ठीक है, कार मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो,
तो उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं 40 किलोमीटर, और नेक्स्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 किलोमीटर, और नेक्स्ट 1 आवर में। अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर इसको तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहां से हो गया? वेलोसिटी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बताया ना कोई खास फर्क नहीं है, ये अगर एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, आप खुद सोचो गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जो ट्रेवल होगा, अगले 1 घंटे में भी 40 ही होगा, नेक्स्ट 1 आवर में भी 40 किलोमीटर ही ट्रेवल होगा। तो ये कौन सा मोशन है? तो यूनिफॉर्म मोशन बोलो, यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, एक ही बात है। पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर बोल रहे हो तो बस डायरेक्शन ऐड हो जाती है कि अब वो इधर ही जा रहा है। कोई दिक्कत? चले आगे। गाड़ी चला के दिखाऊं क्या? समझ गए ना? मतलब कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। चले आगे, इसको इरेज कर देता हूं, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद आ जाओ फटाफट अगले टॉपिक पे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये समझाना पड़ेगा या समझ गए? अब जो है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, पर कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है और कभी उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब कांस्टेंट स्पीड पे वो गाड़ी नहीं चला रहा, तो वो क्या हो जाएगा? तो बताओ क्या लिखोगे? When an object does not cover equal displacement in equal interval of time, then the object is said to be in non-uniform velocity. स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, पर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। बच्चों क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं? वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। जल्दी बोलो। हाँ, और क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, तो इसको भी बना के दिखाओगे, समझ गए? अरे बना देता हूं यार। 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करा, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करा, तो यहां पे तेज चल रही है गाड़ी, यहां पे बहुत धीरे, 1 घंटा लग गया तक पहुंचने। फिर अगले 1 घंटे में 80 किलोमीटर, मतलब बहुत तेज चल रही है। क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम इंटरवल तो इक्वल ही लोगे ना, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर हो रहा है? तो ये कौन सी वेलोसिटी है? समझ गए सब लोग? चले आगे, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में हमने क्या किया था? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, याद है? हाँ सॉरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां हम क्या करने वाले हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट। मान लो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में टोटल कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड, यानी कि सॉरी एवरेज वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट, या रेशियो लिख दिया ना, टू द
टोटल टाइम टेकन। तो जब बहुत बड़ा डिस्टेंस या बहुत बड़ा डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो हम लोग देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम, क्या मैं बोल सकता हूं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ गए? इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक अच्छा खासा डिफरेंस है ना, तो टोटल इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। समझ गए? ऐसा यूनिट वगैरह सब वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, मीटर पर सेकंड ही रहेगा और वो सारे टर्म चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे। समझ गए ना? जैसे MLT डायमेंशन हो गया या CGS यूनिट हो गई या बाकी चीजें होगी, वो चेंज नहीं होगी। ये सबको समझ में आ गया एवरेज वेलोसिटी? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलते हैं अगले टॉपिक पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो जिसने स्पीड वाले टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, जिसने वो लेक्चर देखा हुआ है उसको तो ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर सीधा ही इस लेक्चर पे आ गए हो बिना स्पीड पढ़े तो दिक्कत आई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने से पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड याद है? मुझे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता लगानी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त, अचानक से, रैंडमली। तो सड़क पे जो कैमरे लगे हैं या जो GPS ट्रैकर होता है या स्पीडोमीटर है, वो कौन सी वाली स्पीड बता रहा होता है? एवरेज, फिर इंस्टेंटेनियस। समझ गए ना? याद है कि भूल गए? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? It is nothing but velocity of an object at any instant of time is called instantaneous velocity। इसका भी फॉर्मूला होता होगा, लिखते हैं भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो एक गाड़ी है जिसकी स्पीड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक है, और मुझे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है, स्पीड या वेलोसिटी बतानी है इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मान लो उसके चलते समय अगर मैं उसकी क्लिक एक फोटो खींच लूं तो क्या मेरे पास उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी? आ जाएगी? नहीं आएगी। आप फोटो खींचोगे तो फोटो में तो रुकी हुई दिख रही है ना, फोटो में तो वो रेस्ट पे हो गई, तो फोटो खींच के आप वेलोसिटी पता लगा लोगे इंस्टेंटेनियस। अगर आपको उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो थोड़ा तो चलने दोगे ना, थोड़ा सा तो मूव करने दोगे, उसमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। यानी कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी की जगह हो जाएगा ds बाय dt। इसका मतलब देखो, डेल्टा वर्ड यूज होता है बड़े डिफरेंस को फाइंड करने के लिए और d वर्ड यूज होता है छोटा सा डिस्टेंस। तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, छोटा सा, अपॉन में कुछ तो टाइम लगा होगा, छोटा सा, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यहां पे लिमिट हम लगा देंगे dt टेंड्स टू 0। मतलब ये टाइम इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं है, टेंड्स टू 0, बहुत छोटा सा। समझ पा रहे हो? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में चले गए आप। तो ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। फॉर्मूला भी वही है और यूनिट भी वही है। आगे समझ में? बच्चों चेक करना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हर जगह लग रहा है? ds बाय, मतलब बड़ा डिफरेंस भी टाइम्स के रिस्पेक्ट में, छोटा डिस्टेंस भी, छोटा डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप बार बार क्या चेक कर रहे हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट आया। इसीलिए वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। समझ में आ गया? तक चले आगे।